हेलो, वेलकम। मैं इस एजुकेशन सेमिनार में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इंजीनियरिंग इंश्योरेंस पार्ट वन के तहत हम आज बात करने जा रहे हैं मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस के बारे में। सबसे पहले लाइफ चॉइस कंसल्टेंसी का एक कॉन्सेप्ट है कि सबको एक समान अच्छा सा नॉलेज शेयर करना और उसके साथ साथ उसको एक अच्छी तरह से सभी चीज़ों से अवगत करवाना। तो इसके तहत हम ये एजुकेशनल प्रोग्राम चला रहे हैं। और आज हम मशीनरी ब्रेकडाउन के बारे में बात करेंगे। आगे भी हम देखेंगे फायर पॉलिसी, वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी के बारे में, और भी कई सारी लायबिलिटीज पॉलिसियों के बारे में भी मैं बताऊंगा। और मैं इसके साथ साथ ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको इंजीनियरिंग लाइन के अंदर आने वाली सभी पॉलिसियों के बारे में इस तरह से वन बाय वन आपको नॉलेज शेयर करता रहूँगा। आप सबका प्यार मुझे मिलता रहे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी सभी ज़रूरतमंदों को आप शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों का नॉलेज भी बढ़े और उन लोगों को भी इसकी बारे में जानने की ये हो जाए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इसे हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस के बारे में। क्या होता है ये मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस? जहाँ पे भी कोई भी मशीन होती है, लाइक घर के अंदर देखो तो आप टीवी है, फ्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर आप लैपटॉप काउंट कर लो, प्रिंटर को काउंट कर लो, या आप वॉशिंग मशीन काउंट कर लो, चिमनी काउंट कर लो, गैस गीजर काउंट कर लो। ये घर के अंदर की चीजें हुई। लेकिन हम यहाँ पे बात जो कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल, यानी कि आप एक फैक्ट्री के अंदर कितनी सारी मशीनरी आप देखते होंगे, तो ये सभी मशीनरी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस का जो पर्पस होता है, ये मशीन को कवर करना, मशीन के ब्रेकडाउन को कवर करना, ये रहता है। और उसके कारण होने वाले सरकमटेंसेस को भी कवर करने की कई बार कोशिश की जाती है। तो हम आगे देखेंगे कि मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस के अंदर हम किस तरह से क्लेम कर सकते हैं, किस तरह से कब हमें क्लेम मिल सकता है, और उसके पैरामीटर्स क्या है। काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस भी मुझे जब मिलते हैं, जब मैं आपसे मिलता हूँ, आप लोगों को बात करता हूँ, तो मुझे आपके तरफ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, और वो सब क्वेश्चन को मैं इंडिविजुअली तो आपको जवाब देता ही हूँ, लेकिन यहाँ पे डीपली आपको एक समझाने की कोशिश करूँगा मैं। तो मैं दो चीज़ें आपको क्लियर करना चाहूँगा। एक तो फायर इंश्योरेंस का एक क्वेश्चन मुझे हर बार आता है कि साहब, मैंने अपनी फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस पॉलिसी किया है, जिसके अंदर मैंने अपने फैक्ट्री का बिल्डिंग कवर किया है, मैंने उसकी मशीनरी कवर की है, उसके सब कंटेंट्स कवर किए हैं, मेरा स्टॉक कवर किया है, मेरा काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया है, सब सब कुछ फायर पॉलिसी के अंदर मेरा कवर्ड है। तो मुझे मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मैंने फायर पॉलिसी के अंदर मशीनरी कवर कर ली है। दोस्तों, मैं ये एक बात क्लियर कर दूं कि अगर ज़रूरत नहीं होती तो मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस पॉलिसी अलग से बनाने का कोई औचित्य ही नहीं रहता। तो आज मैं आपको ये बात सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो सवाल मुझे काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है। तो जहाँ पे भी मैं मशीनरी ब्रेकडाउन का फर्स्ट प्रपोजल लेके जाता हूँ, तब ये एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक हो जाता है। तो अम, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ये जो इंश्योरेंस है, जहाँ पे आप मशीनरी को कवर कर रहे हैं, फायर पॉलिसी से अगर मशीन को नुकसान होता है, फायर पेरिल्स के कारण अगर मशीनरी को कोई नुकसान होता है, तो वो फायर पॉलिसी कवर करेगी ही करेगी, ये बात सही है। लेकिन मशीन के अंदर से कोई आग निकली और वो आग के कारण मशीन को डैमेज होता है, तो ये चीज फायर पॉलिसी के अंदर एक्सक्लूडेड होती है। तो फायर पॉलिसी के अंदर ये चीज एक्सक्लूडेड होती है कि मशीन के अंदर से निकलने वाला कोई प्रॉब्लम, मशीन के कारण अगर कोई ये होता है, तो ये फायर पॉलिसी के अंदर कवर होता होगा नहीं। इसके लिए मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत होती है।
जो कि और भी सारे आग लगना ये नहीं, बहुत सारे उसके अंदर एस्पेक्ट कवर होते हैं। आप आगे मशीनरी ब्रेकडाउन में देखेंगे तो पता चलेगा। और फायर का मैं एक अलग से सेशन लूंगा, तो वो टाइम पे भी आप उसके अंदर भी आप क्लियर हो जाएंगी कि वहाँ पे भी किस तरह से क्लेम आप कर सकते हैं और कैसे क्लेम मिल सकता है। तो देखते हैं आगे कि मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस के कारण फैक्ट्री को क्या नुकसान हो सकता है। फिजिकल डैमेज टू एनी मशीनरी और इक्विपमेंट्स इन अ फैक्ट्री कैन पोज ए बिग लॉस टू द बिजनेस। आपके बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर कोई फिजिकल डैमेज आपके मशीन को होता है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन का एक सबसे अहम भूमिका जो होती है वो आपके मशीन्स की होती है। आपके पास अगर मशीन ही बिगड़ जाता है, मेन जो जिसके ऊपर आपका प्रोडक्शन निर्भर होता है वो ही बिगड़ जाता है, तो आपको भी एक बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ से बचने के लिए तो एक अलग से पॉलिसी होती है, लेकिन इसके कारण मशीन का भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। और वो कॉस्ट कई बार ये होता है कि वो उसको मशीन को नया मंगवाना और इंस्टॉलेशन चार्ज, उसका इरेक्शन चार्ज, या फिर ये सब लगा के कॉस्ट बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये कॉस्ट भी फैक्ट्री को एक बहुत बड़े नुकसान के अंदर ले जा सकती है। तो इससे बचने के लिए आपने इतनी मेहनत करके ये नई मशीन लाई और उसको वो अगर बिगड़ गई या फिर उसको कोई ब्रेकडाउन हो गया, तो ऐसे टाइम के अंदर आपको बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे समय पे ये मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस एक वरदान के स्वरूप आपको दिखेगी। Machinery breakdown insurance policy broadly cover loss due to all kind of accidental electrical and mechanical breakdowns due to internal and external causes। यानी कि इंटरनल एक्सीडेंटल अगर कोई ब्रेकडाउन होता है, इलेक्ट्रिकल या फिर किसी भी कारण से मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होता है, ऐसे इसके कारण कोई अगर एक्सीडेंट होता है और इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेस फिर कोई भी हो, तो उसके कारण अगर कोई क्लेम आता है तो ये मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस का आपको ट्रिगर होगा। और इसके लिए आपको ये ज़रूरत पड़ेगी मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस की, जो कि फायर पॉलिसी में कवर नहीं होगा। दूसरा ये जो कवरेज है वो उसके अंदर आपको री इरेक्शन का भी कॉस्ट सम्मिलित होता है। द कवर इज एप्लीकेबल व्हेन द मशीनरी इज इन ऑपरेशन or at rest or in the process of getting dismantling, overholding, or during the subsequent re-erection at the same premises। ये वही premises के अंदर आप re-erection करते हैं या फिर उसको प्रोसेस के अंदर डिसमेंटलिंग करना पड़ता है या फिर ओवर होल्डिंग या ये तो ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर होती है। आगे हम देखेंगे कि कौन से सिचुएशन में मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस का यूज़ होता है। तो मशीनरी ब्रेकडाउन जैसा कि मैंने बताया आगे कि शॉर्ट सर्किट हो गई या फिर एक्सेस वोल्टेज के कारण ब्रेकडाउन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फेल्यूर के कारण ब्रेकडाउन हो सकता है, या फॉल्टी डिज़ाइन के कारण ये डैमेज हो सकता है आपके मशीन को कोई भी। फॉल्टी मटेरियल भी अगर कोई है अगर, तो उसके कारण भी ये डैमेज हो सकता है। फॉल्टी कास्टिंग और मेलाफाइन सॉरी मैनिफेस्ट इफेक्ट आफ्टर द वारंटी पीरियड, यानी कि वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद ये सब अगर कुछ होता है तो आपको ये क्लेम मिल सकता है। दूसरी बात, डैमेज और लॉस ड्यू टू इनिशिएशन ऑफ फायर फ्रॉम विद इन द मशीनरी इज ऑल्सो, ये जो मैंने पहले आपको बताया कि स्टैंडर्ड फायर पेरिल्स के अंदर ये सब कवर नहीं होता। ये जो चीज़ है मशीन के अंदर से अगर कोई फायर होती है या फिर मशीन के अंदर से कोई ये रहता है, तो मशीन के कारण अगर कोई डैमेज होता है तो ये कवर तभी ये इसी सिचुएशन के अंदर आप एमबीडी में ये क्लेम कर सकते हैं। abnormal operation condition of the machinery or carelessness and
lack of operating skills in the operational and management of मशीनरी, यानी कि मशीनरी मैनेजमेंट के अंदर या फिर उसका ऑपरेशन कोई ठीक तरीके से नहीं कर पाया है, और या फिर कोई उसको ऑपरेशन, लेकिन ये एक ज़रूरी है इसके अंदर कि स्किल बंदा ही इसे ऑपरेट करेगा। हाँ, ऑपरेट करते हुए उससे कोई भूल हो जाती है तो ये चीज़ ये बात अलग है, लेकिन बंदा जो है वो मशीन को ऑपरेट करने के लिए स्किल पर्सन होना ज़रूरी है। दूसरी सिचुएशन हम देखेंगे कि टरबाइन ब्रस्टिंग, ये कंप्रेसर, हाइड्रोलिक सिलेंडर और अदर एप्लीकेशन अप्लायंसेस जो होते हैं, जो विच इज सूटेबल टू एक धक्का लगने के कारण या फिर एक इंटरनल प्रेशर के कारण, मान लो कोई एक अंदर से स्प्रिंग टूट गया है या फिर स्प्रिंग छूट गया, तो उसके कारण अगर एक अंदर से बहुत बड़ा प्रेशर लगा, एक या फिर कंप्रेसर के अंदर ज़्यादा एयर फ्लो ये रह गया, या फिर कुछ भी ये आप इस तरह से के सिचुएशन अलग अलग मशीनरी के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, failing impact and collision resulting in breakdowns, कोई अंदर से कोई ब्लास्टिंग होना, जो मैंने ऊपर बताया वैसे ही अंदर से कोई ब्लास्टिंग होना या उसके कारण से अगर कोई ब्रेकडाउन होता है तो ये हम कवर करेंगे। और दूसरा, ये पॉलिसी जो है वहाँ पे प्रोटेक्शन, द प्रोटेक्शन इज ऑफर्ड फ्रॉम फॉर मशीन बोथ इन वर्किंग एंड रेस्ट कंडीशन, ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर की है कि आप ये कंडीशन उसका जो है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर ये हो सकता है या फिर उसकी रेस्ट पोजीशन के अंदर भी हो सकता है, तो कभी भी ये होता है तो ये हम उसको कवर करेंगे। और सम ऑफ द अदर कंडीशन आर व्हेन डिसमेंटल और मूड और रीअसेंबलिंग फॉर द क्लीनिंग, और तो ये और रिपेयर इंस्पेक्शन और रिपेयर, इंस्पेक्शन के टाइम पे, रिपेयरिंग के टाइम पे, क्लीनिंग करते समय या फिर उसको रीअसेंबल करने के टाइम पे काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कि जो उसको निकाल के साफ सुफ करके वापस उसको रीअसेंबल करने पड़ते हैं, तो ऐसे टाइम के अंदर भी अगर कोई मान लो कोई हादसा होता है तो ये मशीनरी ब्रेकडाउन के अंदर कवर होता है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह के लॉस हो सकते हैं, यानी कि कौन से सिचुएशन में आप किस तरह का क्लेम रख सकते हैं। तो दो टाइप के लॉस होते हैं, एक तो पार्शियल लॉस होता है और दूसरा टोटल लॉस होता है। पार्शियल लॉस यानी कि आपका मशीन के अंदर छोटा मोटा कोई पार्ट्स चेंज करना पड़े या फिर कोई एक ऐसा पार्ट्स की जो चेंज करने से आपका मशीन वापस शुरू हो सकता है, तो ऐसे केस के अंदर इन केस ऑफ द पार्शियल लॉस टू द मशीनरी, द कवरेज विल इंक्लूडिंग फुल कॉस्ट ऑफ पार्ट्स, आपको पूरा उसका जो भी कॉस्ट होगा वो मिलेगा। किस तरह से मिलेगा आगे उसका कैलकुलेशन मैं बताऊंगा, इंक्लूडिंग लेबर चार्ज, एयर फ्रेट चार्ज, कस्टम ड्यूटी एंड अदर चार्जेस फॉर डिसमेंटलिंग एंड री इरेक्शन ऑफ द मशीनरी। तो ये सभी चार्ज के साथ हम आपको ये पार्शियल लॉस के अंदर कवर देंगे। तो कुछ इसके अंदर सावधानियां भी रखनी है, आगे मैं लास्ट में बताता जाऊंगा जिस तरह से आगे स्लाइड बढ़ेगी। टोटल लॉस के अंदर क्या होता है, ये टोटल लॉस एक बहुत समझने वाली और बहुत गहरी समझ वाली चीज़ है। टोटल लॉस के अंदर काफ़ी सारे लोग आपको गलत चीज़ें भी बताएंगे, आपको समझना ये बहुत ज़रूरी है टोटल लॉस, इसलिए मैंने ये यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन के अंदर लिखा हुआ है। आगे मैं आपको पार्शियल लॉस एंड टोटल लॉस ये दोनों के लिए बारे में एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। द सम एश्योर्ड इन दिस सिनेरियो कवर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ items immediately before the occasion, means the applicable depreciation value। इसका मतलब क्या हुआ, काफ़ी सारे लोग ये आपको बोलेंगे कि भाई साहब आपको मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस करना है ना, तो री इंस्टेटमेंट वैल्यू यानी आज की तारीख में यही मशीन की कीमत जो मार्केट में अवेलेबल है
वो आपको इंश्योर्ड करनी है और आपको पूरा नया मशीन का पैसा आपको मिल जाएगा। ये चीज़ आपको कई जगह पे सुनने को मिलेगी, कई काफ़ी सारे एजेंट आपको ये बताएंगे कि यार आपको नया मशीन मिल जाएगा और उसकी पूरी कीमत आपको मिलेगी, क्योंकि आप आरआईवी बेस्ड इंश्योरेंस ले रहे हैं, री इंस्टेटमेंट वैल्यू बेस्ड इंश्योरेंस ले रहे हैं, इसलिए आपको ये वैल्यू पूरा टोटल लॉस या पार्शियल लॉस के अंदर मिलेगा। तो ये चीज़ जो बोलते हैं ये कुछ सही मुझे नहीं लग रहा है। किस तरह से मिलेगा ये मैं कैलकुलेशन आगे दिया हुआ है, मैं बताऊंगा आपको। और दूसरी बात, आप एडिशनल प्रीमियम भर के कुछ एक्स्ट्रा कवरेज भी ले सकते हैं। तो क्या क्या ले सकते हैं, तो इसके अंदर भी कुछ ये चीज़ है कि इन केस ऑफ इंक्लूडिंग ये मैं आगे बताऊंगा। चलो, एक्सटेंशन कौन कौन से है अवेलेबल, तो ये एक्सटेंशन यहाँ पे मैंने डिटेल में दिए है, जो मैं पीछे बताने की कोशिश कर रहा था। ये आगे की स्लाइड पे मैंने पूरा डिटेल में लिया है कि कौन कौन से एक्सटेंशन आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भरने पे मिलेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्रेस फ्रेट यानी एयर फ्रेट को बात करते हुए, एक्सप्रेस फ्रेट हॉलीडे एंड ओवर टाइम रेट्स ऑफ वेजिस, एयर फ्रेट सराउंडिंग प्रॉपर्टी और डैमेज टू द फाउंडेशन और मशीनरी, ये भी आप एक्स्ट्रा प्रीमियम भर के ले सकते हैं कि आपकी मशीन के कारण आसपास की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है तो वो आप कवर करना चाहते हैं, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। डैमेज टू द फाउंडेशन और मशीनरी, अगर कोई ब्लास्टिंग होता है तो आपके फाउंडेशन को और मशीनरी को, क्योंकि उसका हैवी मशीनरी का बेस ही रहता है उसका फाउंडेशन, तो उसको अगर डैमेज होता है तो उसका भी कवरेज आप ले सकते हैं। दूसरा, थर्ड पार्टी लायबिलिटी आप कवर करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ पे एक्सटेंशन कवरेज के तौर पे मिलेगा आपको। हालांकि उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। एडिशनल कस्टम ड्यूटी और कस्टम ड्यूटीज, escalation, damage to oil in the electrical appliances, डैमेज टू ऑयल इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये जो चीज़ है ये एक्सटेंशन के तौर पे आपको मिल सकती है। बाकी नॉर्मल पॉलिसी के अंदर ऑयल या काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्सक्लूड रहती है, तो ये चीज़ आप ज़रा ध्यान में रखिए। ये अगर आपके मशीनरी के अंदर एक अच्छी सी कीमत पे अगर ये रहता है तो आप ये एक्सटेंशन लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरी बात, काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ये एक्सटेंशन के अंदर एयर फ्रेट, ये ओवर टाइमिंग और वेजिस का या फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी का ये सब आप बता रहे हो, लेकिन वो तो सब आप आगे वाली स्लाइड में बताया कि ये सब आप इंक्लूड कर रहे हो, इंक्लूडिंग कवरेज के अंदर मिलता है। लेकिन दोस्तों ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, काफ़ी सारे लोगों को इसके अंदर वर्डिंग पढ़ने में दिक्कत रहती है कि पार्शियल लॉस और टोटल लॉस के अंदर यहाँ पे ये सब हम चीज़ें जो दे रहे हैं वो चीज़ें और एक्सटेंशन अवेलेबल अंडर दिस पॉलिसी जो है, मैंने जितने भी पैरल्स बताए ये दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि काफ़ी सारे पैरल्स ऐसे है कि एक मशीन मुझे मान लो जापान से मंगवाना है या फिर यूएस से मंगवाना है, तो यूएस से मैंने मशीनरी मंगवाई, वो मशीनरी मेरे तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 2 महीना 6 महीना लग जाता है, और वो आने के बाद इरेक्शन होगा और इरेक्शन होने के बाद मेरा वर्क शुरू होगा और मुझे क्लेम मिलेगा। तो तब तक का जो टाइम पीरियड है वो मेरे लिए तो बिजनेस लॉस के लिए बहुत बड़ा एक ये रहता है। तो मैं ऐसे टाइम के अंदर अगर ये एक्सटेंशन लिया हुआ है तो मैं एयर फ्रेट से या इमीडिएटली मैं उसको मंगवा सकता हूँ। रूटीन प्रोसेस में आने में टाइम लगता है, लेकिन मैं जैसे फास्ट्रैक कुरियर सर्विस होती है वैसे मैं एक फास्ट्रैक के ज़रिए उसको मैं एक्सप्रेस फ्रेट के दे के मैं मंगवा सकता हूँ। और उसके लिए मैं ओवर टाइम भी काफ़ी सारे मज़दूरों को रख के ओवर टाइम करवाऊँगा, उसको हॉलिडे में भी उसको काम करवाऊँगा। तो क्योंकि मेरा मशीन अगर ठीक से इंस्टॉल हो गया तो मेरा काम आगे शुरू होगा और मैं अपने ऑर्डर्स ख़त्म कर सकूँगा। तो इसके लिए मैं एक्सटेंशन लेना ये टाइम के अंदर वाजिब रहेगा, ताकि आपका टाइम भी और पैसे भी काफ़ी सारे सेव हो सके। दूसरी बात, हम देखेंगे सम एश्योर्ड कैसे काउंट करें। सब के लिए ये सी चीज़ जो है
ये काफ़ी, क्योंकि कोई एजेंट आपको ये नहीं बोल पाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल इंडेमनिटी लगती है। तो प्रोफेशनल इंडेमनिटी के तहत कोई एजेंट आपको ये नहीं बोलेगा कि आप ये सम एश्योर्ड पे बिजनेस करो या ये सम एश्योर्ड पे आप इंश्योर्ड हो जाओ। तो और क्योंकि मशीन आपकी मशीनरी है, आपकी मशीनरी का कोई एजेंट या ब्रोकर या कोई बैंकर्स आपको ये नहीं बता पाएगा कि वो मशीनरी की RIV वैल्यू क्या है। कोई सर्वेयर से भी आप पूछने जाएंगे ना कि मुझे ये वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए और RIV बेस्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए, तो वो भी इतना इजीली आपको अवेल नहीं करवा पाएगा। तो ये चीज़ आपको ही देनी है, आपको ही ये सम एश्योर्ड कैलकुलेट करना है, और आप जो कैलकुलेट करके सम एश्योर्ड देंगे उसी के ऊपर आपका प्रीमियम बनेगा और ये प्रीमियम के ऊपर आपका पॉलिसी बनेगा। तो सम एश्योर्ड कैलकुलेट करते वक्त बहुत 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 ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर अगर अंडर इंश्योर्ड हो गए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप कैलकुलेशन देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन कैसे सम एश्योर्ड उसको कवर करें, क्योंकि काफ़ी सारी मशीनरी की वैल्यू आज की तारीख में क्या है, री इंस्टेटमेंट वैल्यू क्या है, ये हमें पता नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे बताए हैं कि किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करें और रीइंस्टेटमेंट वैल्यू को किस तरह से हम कवर करने की कोशिश करें। तो ये मैं एक कोष्टक के ज़रिए आगे आपको बताऊंगा। आई थिंक सो ये सब आपने पढ़ लिया होगा, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए, इसको मैं एक सरल भाषा में एक कोष्टक के ज़रिए आपको समझाऊँ। दिस इज द सिचुएशन 1, 2 एंड 3, और सम एश्योर्ड 1, सम एश्योर्ड 2, सम एश्योर्ड 3 एंड सम एश्योर्ड 4। दे 4 टाइप ऑफ सम एश्योर्ड का टोटल सम जो होता है वो आपका जनरली बेस सम एश्योर्ड रहेगा। 3 सिचुएशन क्या रहती है कि एक तो करंटली अवेलेबल फॉर सेल इन मार्केट, आपकी जो मशीनरी है वो मार्केट में करंटली अवेलेबल है, कि उसकी प्राइस लिस्ट आप अपने वेंडर से मंगवा सकते हैं कि आज की तारीख में उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट आप क्रिएट कर सकते हैं उनसे वैल्यू जान के। तो वैलिड करंट लिस्ट प्राइस फॉर द आइटम, आपकी जो भी मशीन है वो मशीन का एक करंट प्राइस लिस्ट मंगवाइए और उसको नोट डाउन कीजिए। ईच एंड एवरी आइटम हैव सम डिफरेंट वैल्यू, सो ये वैल्यूज आप नोट डाउन कीजिए। उसके ऊपर टैक्सेस, ड्यूटी, डिलीवरी कॉस्ट टू द साइट, आपकी साइट के ऊपर डिलीवरी करने उसका इंश्योरेंस का वैल्यू, इरेक्शन कॉस्ट, ये सब चीज़ें उसके अंदर आप कैलकुलेट कीजिए। सम एश्योर्ड 3 के तहत आप सूटेबल एस्केलेशन फॉर द पीरियड, आप एक एस्केलेशन कॉस्ट लगाइए, मे बी 10%, 20%। आप अपने मशीन को अच्छी तरह से जानते हैं, तो उसके अंदर एस्केलेशन कॉस्ट कितना लगाना वो आप मेरे से बेहतर जानकार है। तो एक सूटेबल एस्केलेशन और उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी रहता है। तो आप अपनी मशीन के हिसाब से, आपकी इंडस्ट्रीज के हिसाब से, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें काउंट होती है कि अगर केमिकल इंडस्ट्री है तो उसके मशीनरी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की मशीनरी में काफ़ी सारा फर्क रहता है। ये अगर कोई मैकेनिकल वर्क करने वाली कंपनी है तो उसके अंदर भी मशीनरी के अंदर काफ़ी सारा, कॉटन वर्क करने वाली कंपनी के, फूड प्रोसेसिंग वाली कंपनी के अंदर भी मशीनरी जो होती है उसके अंदर भी काफ़ी सारा। तो आप एस्केलेशन उसके हिसाब से लगाइए। इक्विपमेंट्स के बारे में अगर दूसरा एक पहलू हम देखें तो इक्विपमेंट नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर सेल एंड ओनली स्पेयर पार्ट्स प्राइस इज अवेलेबल। कई बार ऐसा होता है कि वो मॉडल बंद कर दिया है कंपनी ने और उसके स्पेयर पार्ट ही अभी सिर्फ नए मिल रहे हैं, बाकी उसका पुराना मॉडल ख़त्म हो चुका है, नया मॉडल शुरू हो चुका है। तो आप देखिए कि ऐसे टाइम के अंदर किस तरह से सम एश्योर्ड कैलकुलेट करें। तो लिस्ट प्राइस फ्रॉम द लास्ट अवेलेबल प्राइस लिस्ट, आपके पास जो भी लास्ट अवेलेबल प्राइस लिस्ट रहेगा उसको वो वैल्यू को आप ले लो। उसके अंदर लोडिंग और डिस्काउंट्स अगर होता है, कई मशीनरी ऐसी होती है कि जिसका प्राइस इन्फ्लेशन के तौर पे बढ़ता ही रहता है।
और कई मशीनरी ऐसी होती है कि जिसके अंदर डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि उसकी प्राइस कम होती जाती रहती है। तो आप लोडिंग और डिस्काउंट्स के हिसाब से अभी मार्केट का अंदर इस टाइप का मशीन का क्या प्राइस रह सकता है, उसके हिसाब से आप लोडिंग और डिस्काउंट डालिए और उसका प्राइस वैल्यूएशन कीजिए। जहाँ पे ये ज़रूरी होता है वहाँ पे आप डिस्काउंट डालना, अदरवाइज आप एस्केलेशन ले सकते हैं सूटेबल। दूसरा, टैक्स एंड ड्यूटीज, डिलीवरी कॉस्ट टू द साइट और इरेक्शन कॉस्ट, ये सब आप जो मैंने पहले बताया इसी तरह से। फिर सूटेबल एस्केलेशन फॉर द पीरियड, पॉलिसी पीरियड, ये यानी कि ये जो सूटेबल एस्केलेशन मैं बात कर रहा हूँ, आज आपने जो सम एश्योर्ड दिया है वो आज की तारीख में अब सितंबर मंथ में है, लेकिन ये पॉलिसी जो होगी ये सितंबर से लेके अगले सितंबर तक आपकी पॉलिसी काउंट होगी। तो आने वाले एक साल के अंदर उसके प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकती है ये आपको काउंट करना है, नहीं कि आपकी मशीन की कब ली थी और उसके ऊपर ये एस्केलेशन काउंट, ये जो सम एश्योर्ड फर्स्ट सिचुएशन में सम एश्योर्ड 3 एंड सेकंड एंड थर्ड में सम एश्योर्ड 4 जो है वो आज की तारीख से आने वाले एक साल के अंदर, क्योंकि आपका पॉलिसी का टाइम है, तो ये टाइम के अंदर आपको प्राइस के अंदर क्या बढ़ोतरी हो सकती है, इसके लिए हम ये 10% और इतना थोड़ा सम एश्योर्ड ज़्यादा लेते हैं, तो ताकि अंडर इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट में ये ना आने पाए। दूसरी चीज़, तीसरा एक सिचुएशन ये रहता है कि इफ़ नो प्राइस लिस्ट इज़ अवेलेबल, उसका कोई प्राइस लिस्ट है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है, मार्केट में भी नहीं मिल रहा है और मेरे पास भी नहीं है। तो ऐसे टाइम के अंदर ये मशीनरी का प्राइस कैसे कैलकुलेट करें? तो परचेज प्राइस और डिलीवरी प्राइस तो आपके पास होगा ही होगा। सो आपने जिस प्राइस पे परचेज किया है या फिर आपको डिलीवरी जिस प्राइस पे मिली है, ये प्राइस आप काउंट करो, उसके ऊपर लोडिंग और डिस्काउंट अगर जो भी लगता है आपकी मशीनरी के हिसाब से वो आप लगाओ। उसके ऊपर टैक्सेस, ड्यूटी, आज की तारीख के डिलीवरी कॉस्ट और उसके साइट्स पे लाने का खर्चा जो भी होगा, वो इरेक्शन कॉस्ट वगैरह सब आप ऐड करो और उसके ऊपर एक एस्केलेशन वैल्यू डाल दो, तो ये आपको मिल जाएगा। सो ये एक कॉमन तरीका होता है कि आप अच्छी तरह से सम एश्योर्ड को ये कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेशन के बाद उसको इंश्योर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी चीज़ें परफेक्टली मैच करे, लेकिन ज़्यादातर केस के अंदर ये 3 सिनेरियो के अंदर ये जो मैंने बताया है कोष्ठक, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप काफ़ी हद तक एकदम नियर और मैं समझता हूँ तब तक आप अंडर इंश्योर शायद नहीं हो पाएंगे। ऐसा ये एक तरीका मैंने आपको सजेस्ट किया है, आप देखिए और आपके पास भी अगर कोई बेहतर तरीका है उसको कैलकुलेट करने का, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे हम देखेंगे एक्सक्लूजन्स क्या है। तो एक्सक्लूजन के अंदर दो टाइप के एक्सक्लूजन होते हैं, एक तो जनरल एक्सक्लूजन्स होते हैं और दूसरा होता है स्पेशल एक्सक्लूजन्स। जनरल एक्सक्लूजन्स क्या है? तो ये रहता है कि अगर वॉर हो गया, सिविल वॉर हो गया, रायट्स हो गया, स्ट्राइक्स हो गया या ऐसा कुछ भी होता है, तो ये चीज़ जो है वो जनरल एक्सक्लूजन्स के अंदर आ जाती है। दूसरी बात, स्पेशल एक्सक्लूजन्स में हम देखेंगे आगे कि काफ़ी सारी पॉइंट्स हम कवर करेंगे, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये मैं बता रहा हूँ आगे आपको। फायर एंड एलाइड पेरिल्स, थ्रेफ्ट, ईटीसी, मैंने पहले ही बताया आपको कि फायर एंड एलाइड पेरिल्स आर एक्सक्लूडेड इन दिस मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस। वैसे ही फायर पॉलिसी में आप देखेंगे तो मशीनरी ब्रेकडाउन आर एक्सक्लूडेड इन फायर पॉलिसी। सो वाइसा वर्सी है ये दोनों के अंदर। दूसरी बात, थ्रेफ्ट, चोरी हो जाना। थ्रेफ्ट के लिए आपको एक थ्रेफ्ट एक्सटेंशन या थ्रेफ्ट पॉलिसी लेना होगा कि आपकी कोई मशीनरी कोई चुरा ले गया, उठा ले गया या फिर ये, तो उसके लिए आप एक अलग से इंश्योरेंस कर सकते हैं। लॉस और डैमेज एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलोडिंग एक्सपेरिमेंट। आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और ओवरलोड एक्सपेरिमेंट्स है ये,
कि जो कि ज़रूरत नहीं है। आपके एक मापदंड होते हैं, मानदंड होते हैं, वो उसको ब्रेक करके आप उसके ऊपर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कवर नहीं होगा दोस्तों। दूसरी बात, रेगुलर वेयर एंड टियर ऑफ द मशीनरी। आपको रेगुलरली उसका जो ऑयलिंग है या फिर उसका मेंटेनेंस के लिए आपको जो भी ये करना पड़े, या मशीन के अंदर कोई आवाज़ आ रही है तो आपको उसको ठीक करने के लिए जो भी स्टेप लेने पड़ते हैं, तो वो आपको लेना चाहिए। दूसरा, ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ abnormalities or drafts or crackers, etc., etc., and in any parts being ignored regularly in आपको मैंने बताया ना कि एक उसका छोटा मोटा डैमेज होता है, या फिर छोटी मोटी वारदात होती है, उसके स्पेयर पार्ट घिस गए या फिर उसको बदलने की कुछ ज़रूरत है, तो आपको रेगुलर उसको रिव्यू करना चाहिए, उसको ठीक से बदलना चाहिए। ये आपकी ड्यूटीज़ में आता है। ये ड्यूटीज़ आप अगर फुलफिल नहीं करते हैं, तो ऐसे टाइम के अंदर अगर कोई ये होता है, तो आपको क्लेम में दिक्कत हो सकती है। प्री एग्जिस्टिंग फॉल्ट्स और डिफेक्ट्स इन दिस इन द मशीनरी बिफोर द पॉलिसी। पॉलिसी लेने से पहले अगर कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर, तो ये भी आपको नहीं मिलेगा। पॉलिसी कमिटमेंट, तो ये भी आपको नहीं मिलेगा। तो दूसरी बात की लॉस ऑफ यूज ऑफ द मशीनरी ड्यू टू condition in this plant or factory, or any other kinds of consequential loss incurred by the इंश्योर्ड की तरफ से अगर कोई कॉन्सिक्वेंशनल लॉस आता है, या फिर प्लांट और फैक्ट्री के अंदर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जैसे जिससे मशीनरी को आपको नुकसान होता है, तो ये कंडीशन के अंदर भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे कि दो एम्प्लॉई के बीच में कोई तकरार हो गई, वो दोनों लड़ने झगड़ने लग गए और मशीन के ऊपर कुछ फेंक दिया, तोड़ दिया मशीन, या फिर कोई और सिचुएशन, ये है कि एग्जांपल दिया है मैंने। दूसरा, लॉस और डैमेज बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन्स इन केमिकल रिकवरी और रिकवरी बॉयलर्स। तो ये जो एक्सप्लोजन्स होता है केमिकल रिकवरीज के कारण या फिर रिएक्शंस के कारण, तो ऐसे टाइम के अंदर ये दूसरी एक चीज़ है कि बॉयलर के लिए एक अलग पॉलिसी आती है। तो बॉयलर के अंदर अगर जहाँ पे ये हो रहता है, तो उसके लिए आप एक बॉयलर पॉलिसीज करके अलग आती है, उसमें आप ज़रा उसके वर्डिंग्स समझना ज़रूरी होता है। काफ़ी सारी चीज़ें बॉयलर्स के अंदर एमबीडी में भी कवर नहीं होती है। बॉयलर में के अंदर कुछ चीज़ें एमबीडी की जो है, वो जैसे फायर के अंदर हमने बताया, वैसे बॉयलर्स के अंदर भी ये चीज़ आप वैसा वर्सी होती है। तो आप ज़रा उसके बॉयलर के लिए स्पेशल पैरल्स मैं अलग से बात करूँगा आपको। डैमेज टू बेल्ट चेन, ये आपको रूप्स रबर टाइप ये जो रहता है, गास्केट रहती है, या फिर ये सब चीज़ें जो है जो कंज्यूमेबल आइटम के अंदर काउंट होती है, तो ऐसी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे एक्सक्लूजन लिस्ट के अंदर रहेगी। दूसरी बात, द इंश्योरेंस कंपनी कैन पुट द एडिशनल एक्सक्लूजन्स बाय लुकिंग एट द क्वालिटी एंड अदर रिस्क ऑफ द मशीन। कई बार इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि यार ये जो मशीन है ये काफ़ी पुरानी है, उसके अंदर कुछ मुझे एडिशनल एक्सक्लूजन्स लगाना है, या फिर ये इंडस्ट्री टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो रिस्की टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर आती है, या फिर जोन वाइज वो हाई रिस्क प्रॉन एरिया के अंदर आता है। तो कई बार इंश्योरेंस कंपनी ऐसे टाइम के अंदर इस तरीके का कुछ अलग से स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स के अंदर दूसरा सब एक्सक्लूजन्स भी लगाते हैं। तो पहले आप पॉलिसी वर्डिंग को पढ़ लेना, उसके क्राइटेरियाज को पढ़ लेना ज़रूरी होता है कि आपको जो कोड दिया गया है, वो कोड के अंदर कोई ऐसे एक्स्ट्रा एक्सक्लूजन्स तो नहीं है जो स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन के अलावा होता है। तो ये चीज़ आप ज़रा
अपनी कोर्ट्स के अंदर देखे और उसके बाद ही प्रीमियम पे करे। दूसरी बात, क्लेम प्रोसेस। क्लेम प्रोसेस में जनरली आप को कुछ चीज़ें ही देखनी बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी क्लेम जनरेट होता है, इंश्योर्ड मस्ट इंडेमनीफाई नोटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी। आपको पहले तो इंश्योरेंस कंपनी को बताना होगा कि क्लेम जनरेट हुआ है टू द कंपनी अबाउट द अकरेंस ऑफ ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन हुआ है, ये आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना होगा कौन सी चीज़ में हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी रहती है। और दूसरा, वो आपका एजेंट भी आपके बीहाफ में कर सकता है। दूसरी बात, प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन इन द राइटिंग। आपको ये इंफॉर्मेशन जो भी देनी है वो राइटिंग में देनी है। व्हेन आस्क्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी और सर्वेयर, जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्लेम्स के दौरान ये मांगी जाए वो आप राइटिंग में देंगे। यहाँ पे ओरली बात जनरली मान्य नहीं रहती है। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी आपसे जो इंफॉर्मेशन चाहती है वो आप दोनों वाइसा वर्सी राइटिंग में ये मांग सकते हैं या देना पड़ता है। दूसरी बात, give as much information as possible about the nature and exact of damage or loss of insured। मतलब आपको एग्जैक्ट क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब चीज़ें आपको उसके अंदर ठीक तरीके से मेंशन करनी चाहिए। और ये चीज़ें जितनी आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो क्लेम में आपको इतना ही बेनिफिट रहेगा। उसके अंदर क्लेम समझने में भी उसको टाइम बहुत कम लगेगा। और अगर ये सब चीज़ें आप बताते नहीं हैं, कुछ क्लेम हुआ है ख़त्म, तो ऐसे टाइम के अंदर वो फाइंड करने में बहुत टाइम लगा देता है। इंश्योरेंस सर्वेयर या इंश्योरेंस कंपनी से जो भी बंदा आता है वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम लग जाता है। अगर आप ही आइडेंटिफाई कर देते हैं तो उसका ये टाइम बच जाता है और उसके सामने आपको भी क्लेम का प्रोसेस का टाइम भी बहुत कम हो जाता है। दूसरी बात, insured must also take all responsible steps to minimize the extent of loss or damage। यानी कि जब भी क्लेम होता है तब सबसे पहले ये क्लेम के बारे में पता चलता है आपके ही फैक्ट्री के वर्कर्स को। तो वर्कर और वहाँ पे जो भी अवेलेबल पर्सन है वो उसको सबसे पहले आप एजुकेट कीजिए कि अगर कोई ऐसा क्लेम आता है तो फायर एक्सटिंग्विशन का यूज़ करना या फिर क्लेम को मिनिमाइज करने के लिए जो भी करना पड़े वो सही ढंग से करना। तो ये चीज़ आप अपने एम्प्लॉय के साथ एक सेशन रख के आप उसको बता सकते हैं, तो ताकि आप लॉस मिनिमाइज कर सकें। दूसरी बात, preserve all the damages or defective parts in the machinery for an inspection by the इंश्योरेंस स्टाफ। यानी आपको इंश्योरेंस कंपनी से एक सर्वेयर आएगा, वो इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन के टाइम पे जो भी डिफेक्टिव पार्ट्स है वो सब आपको संभाल के रखना है। कोई चीज़ ये जल गई है तो उसे फेंक दे, ऐसा मत करना। ये चीज़ आपको शायद प्रॉब्लम में ला सकती है। प्रोवाइडेड द complete document evidence and support इन द क्लेम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। क्लेम इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के अंदर आपको ये सब चीज़ें देखनी होती है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके एविडेंस है या फिर उसके प्राइस लिस्ट या फिर जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी मांगती है वो आपको प्रोवाइड करना है और उसके अंदर आपको सहायता करनी, ये आपकी क्लेम प्रोसेस की ड्यूटी के अंदर आता है। Once the investigation report are successfully completed by the insurance staff and all the documents are verified by him, सभी documents वहाँ पे verified हो जाते हैं, तब then insurance company trigger the claim settlement amount। तब ये insurance company आपको claim settlement करने के लिए आपको ये एक ग्रीन सिग्नल दे देती है और उसके बाद आप मशीन अपना फिट करवाते हैं। आप मशीन फिट हो जाने के बाद, इंस्पेक्शन सब हो जाने के बाद आपको ये वैल्यू पता चल जाती है। आप क्या आपको क्लेम कितना मिलना है, क्या मिलना है, ये सब चीज़ें वेरीफाई हो जाने के बाद पता चल जाएगी। आप री इरेक्ट हो जाने के बाद
उसका पेमेंट का बिल वगैरह सब आपको पे करना होगा. Submit all the ID proofs and other documents required to the settle the claim amount as reimbursement and receive the amount in bank account. So पूरा इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद आपने जो पेमेंट वेंडर्स को किए होंगे, जो पेमेंट आपने इलेक्शन के लिए दिए होंगे, जो भी आपने ये सब क्लेम्स किया है, वो अमाउंट आपने जिन जिन लोगों को दिए है उसके रीएम्बर्समेंट अमाउंट के लिए आपको क्लेम करना है. और इंश्योरेंस कंपनी एक आपको एक सेटलमेंट अमाउंट आपको देगी और वो अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट अप्रूव्ड हो जाने के बाद आप पा सकते हैं. दूसरी बात, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए. और ये क्लेम प्रोसेस तो हमने देख लिया कि क्लेम किस तरह से प्रोसेस होता है, लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें देने पड़ेंगे. तो पहला तो है आईडी प्रूफ. दैट्स अ कॉमन आईडी प्रूफ ऑफ कंपनी, आईडी प्रूफ ऑफ द पर्सन हु ये इन्वॉल्विंग इन दिस होल प्रोसेस. दूसरा, along with द पॉलिसी, उसका कंपनी के साथ यानी जो भी इन्वॉल्व है उस पर्सन का कंपनी के साथ का रिलेशन क्या है, ये भी आप को बताना पड़ेगा. along with पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, आप अपना पॉलिसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है उसका प्रिंट आउट निकाल के साथ में देना होगा. लिस्ट ऑफ इंश्योर्ड मशीनरी एंड देयर इंश्योर्ड वैल्यू. आपकी मशीनरी की इंश्योर्ड वैल्यू और इंश्योर्ड मशीनरी क्या क्या है इसका लिस्ट आपको देना होगा. हालांकि ये इंश्योरेंस कंपनी के पास जनरली होता ही है, वो वेरीफाई करते हैं आपकी लिस्ट के साथ मैच करने के लिए. कॉपी ऑफ रिपेयरिंग एंड रिप्लेसमेंट इनवॉइस. आपने रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट इनवॉइस जो भी होती है वो आपको वहाँ पे सबमिट करनी होगी. स्टेटमेंट फ्रॉम द engineer, statement from the engineers settling the type and level or of breakdown. आपका ब्रेकडाउन का लेवल और उसका सेटलिंग अमाउंट के बारे में एक साइट इंजीनियर जो है वो आपको एक स्टेटमेंट देगा. वो स्टेटमेंट की एक कॉपी ऑफ पर्सनल कॉपी ऑफ प्रेजेंट रिप्लेसमेंट quotation of the afford or damage panel. आपके आज की तारीख के रिप्लेसमेंट कोटेशंस जो है वो आपको देने पड़ेंगे. दूसरा, कॉपी ऑफ द पेमेंट प्रूफ फॉर द सेम. उसके लिए आपको जो भी पेमेंट किया है वो पेमेंट का प्रूफ भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको रीएम्बर्समेंट का क्लेम मिल पाएगा. कंपनी identification proof, MO like MOA, AOA, certificate of incorporation, etc. if required. अगर आपसे कंपनी इंश्योरेंस कंपनी मांगती है तो आपको MOA, AOA या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर ज़रूरत पड़ती है कि आप वही कार्य कर रहे हैं या फिर कोई अलग कार्य कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, ये चेक करने के लिए जहाँ पे डाउट होता है तब ये मांगा जाता है. कई बार क्या होता है कि नेचर ऑफ वर्क जो फैक्ट्री का होता है उसके अलावा और काफ़ी सारे वर्क उसी प्रीमाइसिस के अंदर अगर चल रहे हैं जो कि वैध नहीं है, तो ऐसे टाइम के अंदर ये मांगा जाता है कि ये पता चल सके कि उसका एक्चुअल कंपनी का वर्क क्या है और वो क्या कार्य अभी कर रही है. तो ये अगर ज़रूरत पड़ती है तभी देना है, अदरवाइज नहीं देना है. कैंसिल चेक एंड अदर रिक्वायरमेंट्स रेज बाय द सर्वेयर और इंश्योर्ड कंपनी. तो ये चीज़ तो कॉमन है. दूसरी बात, हम आगे देखें कि बेसिस ऑफ क्लेम सेटलमेंट. जैसे हमने पहले देखा कि पार्शियल लॉस और टोटल लॉस, ये दो टाइप के लॉस होते हैं. तो पार्शियल लॉस के अंदर क्लेम किस तरह से हम सेटल करेंगे, किस तरह से आपको क्लेम की वैल्यू मिलेगी, तो ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. द फुल कॉस्ट ऑफ रिपेयर, रिप्लेसमेंट और पार्ट्स डैमेज अगर कोई होता है तो उसका नो डिडक्शन शैल बी मोल्ड फॉर डेप्रिसिएशन इन दिस इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट replaced, expect
those with limited life. So एक एग्जांपल मैं साइड में दिया हुआ है, आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसके अंदर हम री इरेक्शन, फ्रेट, टैक्सीज वगैरह सब आपको मिला के जो भी सम एश्योर्ड आपने लिया है, वो सम एश्योर्ड आपने जो ऑप्ट किया है, वो सम एश्योर्ड का वैल्यू आपने लिया है 10 लाख रुपया। अभी आज की तारीख में उस मशीन का वैल्यू क्या है, ये मैं वो आपसे कोटेशन मंगवाऊंगा। आप आपसे या फिर मार्केट से कोटेशन कवर अप करेंगे, तो आपसे कोटेशन मंगवाया 14 लाख रुपए का, ये मशीन अगर नया डालना है तो 14 लाख रुपए का ये मशीन आता है, और आपने इंश्योरेंस लिया है 10 लाख का। तो ऐसे टाइम के अंदर पार्शियल लॉस आ गया, मान लो उसका कोई पैनल या उसका कोई पार्ट्स या उसका कोई पुर्जा टूट गया है, या फिर कोई उसके अंदर एक्सीडेंटल डैमेज हो गया है, तो ऐसे टाइम के अंदर पार्शियल लॉस 3 लाख का आया है, तो आपको 3 लाख पूरा मिलेगा या कौन सी अमाउंट मिलेगी, ये कैसे कैलकुलेट करें? तो बाजू में मैंने एक एग्जांपल दिया है कि 10 लाख का सम एश्योर्ड आपने ऑप्ट किया है। एक्चुअल आज की तारीख में मशीन का वैल्यू है 14 लाख रुपया, पार्शियल लॉस आया है 3 लाख रुपया। तो टोटल सम एश्योर्ड जो आपने ऑप्ट किया है वो उसके और एक्चुअल जो वैल्यू है उसका प्रपोजनेशन वैल्यू, यानी कि 2,14,286 रुपया आपको मिलेगा। ये कैलकुलेशन मैंने साइड में दिया हुआ है। इसी तरह से आपको ये पार्शियल लॉस के अंदर मिलेगा अगर आप अंडर इंश्योर्ड है तो। सो ये गलती कभी मत कीजिएगा कि आप अंडर इंश्योर हो जाए, वरना 3 लाख का क्लेम के अंदर आपको, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बताया है, 2,14,000 मिल रहा है, तो ये सिनेरियो आपको बहुत नुकसान करवा सकता है। ये तो मैंने एक छोटा सा क्लेम का एक एग्जांपल लिया है। आपकी मशीन की वैल्यू तो काफ़ी बड़ी होगी, मैंने एक समझने के लिए ये एग्जांपल किया है। तो अब ज़रा देखिए, दूसरा साल्वेज वैल्यू अगर कोई है या फिर तो वो इसके अंदर हम कैलकुलेट, अभी एग्जांपल के अंदर तो मैंने नहीं किया है, लेकिन कोई साल्वेज है तो वो इंश्योरेंस कंपनी का लॉस जो है वो रिकवर करती है। यानी 2,14,000 का आपको क्लेम दिया और साल्वेज वैल्यू मान लो हो गई 14,286 रुपया, तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको एक्चुअल दिया है वो 2 लाख रुपया दिया है, बाकी का साल्वेज के तौर पे उसने रिकवर किया है। सो ये चीज़ आप ज़रा नोट डाउन कीजिएगा। दूसरा टोटल लॉस है, तो ऐसे टाइम के अंदर किस तरह से क्लेम सेटल होगा? तो इफ इंश्योर्ड मशीन और इक्विपमेंट्स इज टोटली डैमेज, अगर मान लो उसका वैल्यू रिपेयर करने के लिए अगर हम जाते हैं तो उसका नए मशीन के इक्विवेलेंट वैल्यू आता है, तो उसे टोटल लॉस काउंट कर सकते हैं, या 50-60%, 70% से ऊपर का कॉस्ट चला गया, तो ऐसे टाइम के अंदर टोटल लॉस की कंडीशंस कुछ होती है, तो उसके अंदर ये कवर होता है। टोटल लॉस बहुत समझना ज़रूरी है, बहुत सारे उसके अंदर आपको नेगेटिव बातें सुनने को मिलेगी कि आपको काफ़ी सारे एजेंट ये बोलेंगे कि आपने रीइंस्टेटमेंट वैल्यू बेस लिया है तो आपको पूरा नया मशीन का वैल्यू मिल जाएगा। मेरा हर एक से एक ही सवाल होता है कि अगर मेरा मशीन 20-25 साल पुराना है और मुझे आज नया मशीन करना है, तो अगर एमबीडी पॉलिसी मैंने ली हुई है, मुझे नया मशीन ही कंपनी देने वाली है, तो ऐसे टाइम पे मैलिशियस क्लेम आना लाजमी हो जाएगा। और मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप बिना सोचे समझे ऐसा कोई स्टेप ले ले, क्योंकि काफ़ी सारे मन के अंदर शैतानी पुर्जे आ जाते हैं, तो ऐसे टाइम के अंदर डिसमेंटल कर देते हैं पुरानी अपनी मशीन को, और सोचते हैं कि मुझे नया मशीन मिल जाएगा और मैं अपने नए मशीन के साथ एंजॉय करूँगा। तो ये आपकी गलती होगी। यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि टोटल लॉस अगर होता है तो ऐसे टाइम के अंदर आपकी मशीन का काफ़ी, मैं एक एग्जांपल लास्ट में दूंगा, न्यू रिप्लेसमेंट वैल्यू लेस डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड द इक्विपमेंट्स वाज इन यूज।
ये चीज़ काफ़ी सारे मुझे क्लाइंट्स पूछते हैं कि यार मैंने तो रीइंस्टेटमेंट वैल्यू पे इंश्योर किया है, तो इंश्योरेंस लिया है, मैं पूरा प्रीमियम भर रहा हूँ नए आज की तारीख में मिलने वाले मशीन का, और ये डेप्रिसिएशन का माजरा अगर आता है तो इंश्योरेंस कंपनी तो हमसे ज़्यादा इंश्योरेंस का प्रीमियम ले रही है, और हम उसके लिए पे क्यों करें। तो इसका जवाब आपको मैं जब कैलकुलेशन समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, ये बात सही है, और इंश्योरेंस कंपनी जो तरीके से क्लेम दे रही है वो ठीक ही है। तो आप लास्ट तक देखिए ये वीडियो। अ, दूसरी बात, इंसिडेंटल एक्सपेंस लाइक कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, री इरेक्शन, फ्रेट टैक्स एंड ड्यूटीज एक्सेट्रा, जो भी मैंने पहले बताया था कि वो सब हम टोटल लॉस के अंदर कवर करेंगे। एनी एक्स्ट्रा चार्जेस इंक्लूडिंग ओवर टाइम, नाइट वर्क, अगर उसने एक्स्ट्रा पेमेंट दे के अगर ये लिया है तो उसको भी कवर करेंगे, और इनबिल्ट कवरेज के अंदर भी काफ़ी सारे इसके कवरेज मिल जाते हैं आपको। दूसरा है एक्सपेंस फॉर ओवर होल्डिंग, मेंटेनेंस और मॉडिफिकेशंस आर नॉट पेएबल। यानी मेंटेनेंस के लिए आपको जो भी कुछ करना पड़ता है तो उसके लिए जो भी कॉस्ट होता है वो आपको मिलने की तो ये नहीं रहती है। तो ये तो आप भी समझ सकते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट ये पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होता है, मॉडिफिकेशन का कॉस्ट इसके अंदर कवर नहीं होता है। आप मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो मॉडिफाई करने के बाद नया सम एश्योर्ड के साथ आप एमबीडी का पॉलिसी ले सकते हैं आफ्टर इरेक्शन। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, टोटल लॉस के अंदर इनकेस वेयर द इंश्योरेंस आइटम इज सब्जेक्ट टू द टोटल लॉस एंड meanwhile the become obsolete, all cost necessary to replace in the list of or damage insured item with a follow up model, मान लो सिमिलर टाइप का मॉडल होना चाहिए, ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिमिलर क्वालिटी विल बी रीएम्बर्स। पर मान लो अगर कोई सिमिलर मॉडल अवेलेबल नहीं है, सिमिलर क्वालिटी का ये कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो क्या करना है, तो ये भी हम कवर करेंगे, लेकिन उसके अंदर एक चार्ज कटता है। मैं लास्ट में समझाऊंगा, जब क्लेम का ये एक एग्जांपल देके तब आप समझ जाएंगे ये चीज़। अलाउंसेस विल बी मेड फॉर द इम्प्रूव्ड वर्जन और मॉडल। ये इम्प्रूव्ड वर्जन और मॉडल का जो अलाउंसेस जो है वो आपको ऐसे मशीनरी लेते हैं तो भी हम उसको कवर करेंगे। तो आप ये चिंता मत करिए, लेकिन वो किस तरह से मिलेगा, क्या कितना तक का सम एश्योर्ड आपको अवेलेबल रहेगा, तो ये चीज़ हम बताएंगे। वेयर द इंश्योर्ड इज unable to replace the damaged equipments for reason beyond this, collateral or claims can be settled in the indemnity base। तो टोटल लॉस के अंदर एक ये चीज़ भी रहती है कि आप उसको रिप्लेस करने जाते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसको आपको एक्स्ट्रा यानी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स या फिर कोई इंडेमनीफाई बेसिस पे आप उसको इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं कि ये चीज़ के कारण मैं ये मुझे ये अपग्रेडेड मॉडल लेना पड़ता है, या फिर कोई रीज़न आप दे पाते हैं कि क्यों आप इसको ये कर, तो आपको ये चीज़ कवर होगी टोटल लॉस के अंदर। एज फ्रॉम द डेट इंडेमनिटीफाई occurrence, the sum assured shall be reduced for the remaining period फॉर द इंश्योर्ड बाय अमाउंट ऑफ क्लेम। अगर मान लो एक बार क्लेम पे कर दिया है किसी चीज़ का, तो वो चीज़ आपके मान लो आज सितंबर में पॉलिसी आपने ली है, नवंबर में मान लो क्लेम आ गया, आपको क्लेम पे हो गया, दिसंबर या जनवरी के अंदर आपको क्लेम पे हो गया। ये क्लेम पे हो गया, उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो फिर से उसी मशीन के लिए काउंट नहीं होगी, उसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा प्रोरेटा बेस प्रीमियम दे के आपको उसको री इंश्योर्ड
करना पड़ता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। एक बार क्लेम का अमाउंट आपको दे दिया तो उस मशीन का फिर दोबारा आपको इंश्योर फिर से करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद अगर मान लो बाकी के जनवरी से लेके अगले सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड के अंदर अगर मान लो नए मशीन के अंदर भी कोई ये इंसिडेंस होता है तो ये आपको कवर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको एक प्रोरेटा बेस एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको दे के उसको री इंश्योर्ड करना पड़ेगा आपको। ये चीज़ खास ध्यान में रखिए। With complete transparency, you can get written information about every claim and claim activities. आप किसी भी क्लेम एंड क्लेम एक्टिविटीज के बारे में आप इंश्योरेंस के अंदर ये कवरेज के बारे में आप अपना ये सब जान सकते हैं और उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आपको मिल सकता है। तो आप ये बात की कोई चिंता मत कीजिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़िया तरीके से हर एक इंश्योरेंस कंपनी उसको मेंटेन करती है और वो उसको देना आपके ये रहेगा फायदे में रहेगा। और ये चीज़ अगर आपको देती है तो आप भी खुश रहते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को भी ये और ट्रांसपेरेंसी ये रहती है। और हर एक इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करेगी, लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो रिटर्न में होती है, ओरली नहीं होती है। तो आप ये ज़रा ध्यान में रखिए। अगर आपने रिटर्न में कुछ भी मांगा है तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तो नहीं, परंतु ये एक ड्यूटी के तौर पे आपको ज़रूर से मिलेगा। आपको पता चलेगा हर एक कंपनी को ये देना उसकी ड्यूटी है। टोटल लॉस का एग्जांपल मैंने जो बताया कि हम यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में मैंने कई बार बोला कि मैं लास्ट में आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको काफ़ी सारा क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देने की मैंने कोशिश की है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जांपल ये एग्जांपल जो है वो सेम सिचुएशन में हो। ये मैंने कॉमन जनरल सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ये एग्जांपल बताया है कि अगर मान लो किसी एक मशीन के अंदर कोई इंसिडेंस होता है जो कि मशीन का मैन्युफैक्चरिंग ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है या फिर रिफर्बिशिंग। ये रिफर्बिशिंग बहुत समझने वाली बात है दोस्तों। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और रिफर्बिशिंग ये चीज़ जो है ना, रिफर्बिशिंग काफ़ी सारी मशीनरी होती है कि जो बहुत पुरानी होती है, लेकिन उसको रिफर्बिश करके अगर मान लो लिया जाए तो ऐसे टाइम के अंदर मशीन जो मार्केट वैल्यू से बहुत कम रेट में आपको मिलेगी। तो ये चीज़ को इंश्योर कैसे करें और इसको कैसे, तो इसके बारे में आप मुझे मिलिए, मैं बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। दूसरी चीज़ 2016 उसका मान लो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है। स्टैंडर्ड लाइफ ये मशीन का हम मान लेते हैं 10 साल है कि ये मशीन 10 साल तक का उसका स्टैंडर्ड लाइफ है, उसका स्टैंडर्ड एवरेज लाइफ 10 ईयर्स है। तो ऐसा हम कंपनी ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है जब ये बाय किया था। और उसका या फिर उसका एक इंडेक्स भी रहता है हर एक अंडरराइटर के पास, हर एक इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो उसका 10 साल का एक लाइफ है वो मशीन का। और ईयर ऑफ क्लेम जो है वो 2020 में आता है, यानी 2016 का मशीन है, 2020 में क्लेम आता है, यानी 5वें साल में क्लेम आता है। यानी 10 साल का लाइफ है, 5 साल के बाद क्लेम आता है। यानी कि अभी जब 10 साल पहले यानी 5 साल पहले यानी 2016 में जब मशीन लिया था तब परचेज प्राइस थी उसकी 80 लाख रुपया। उसकी परचेज प्राइस थी 80 लाख रुपया। और आज जब इंश्योरेंस लेने जा रहा है वो बंदा, तो उसका 2020 में जब इंश्योरेंस लिया था उसने, तो आरआईवी बेस पे यानी कि री स्टेटमेंट वैल्यू बेस पे उसने अपना सम एश्योर्ड बुक करवाया था ये मशीन का, जो था 1 करोड़ रुपया। यानी कि आज की तारीख में वो मशीन अगर लेने जाता है कोई भी बंदा तो वो मशीन 1 करोड़ रुपए में मिलती है। तो ये 1 करोड़ की वैल्यू की मशीन जो कि आज से 5 साल पहले 80 लाख में मिलती थी, वो आज की तारीख में 1 करोड़ में मिल रही है। तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इन्फ्लेशन के हिसाब से या फिर मार्केट के हिसाब से ये मशीन के अंदर 20 लाख की बढ़ोतरी हुई है उसके रेट्स के अंदर। तो क्लेम अब किस तरह से पे होगा,
तो मैंने काफ़ी सारे लोग ये बताते हैं आपको कि आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है, आपकी मशीन टोटल लॉस जाती है तो ऐसे टाइम के अंदर आपको 1 करोड़ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1 करोड़ की जगह पे यहाँ पे कैलकुलेट होता है आरआईवी में डेप्रिसिएशन, आरआईवी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि वैल्यू हम काउंट करेंगे 1 करोड़ का, लेकिन 5 साल 10 साल की लाइफ है, उसमें से 5 साल यूज किया है आपने, यानी कि 50% उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू। ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, उसका डेप्रिशिएशन कैलकुलेशन का पूरा अलग फंडा होता है, लेकिन ये जो मैंने काउंट किया है ये एक कुछ हद तक ये सही है। 50% आप को डेप्रिशिएट हो जाएगा वैल्यू, जो कि आरआईवी वैल्यू, यानी कि आज की तारीख में मशीन का जो वैल्यू है 1 करोड़ रुपया, उसमें से 50% वैल्यू डिडक्ट हो जाएगा तो आपको मिलेगा 50 लाख। आपको क्लेम पे होगा 50 लाख का। बट ये क्लेम अगर मान लो परचेस प्राइस पे डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते हुए मैं काउंट करूंगा तो 40 लाख आपको मिलना होगा। तो ये फंडा है आरआईवी वैल्यू पे काउंट करने का। ये तो मैंने डिफरेंस दो मशीन के बीच, दो प्राइस के बीच का जो है वो 80 लाख से 1 करोड़ का है। कई जगह पे ये 5 साल में उस मशीन का वैल्यू डबल भी हो सकता है। तो इसके अंदर आप को आरआईवी बेस्ड इंश्योरेंस लेने में ये एग्जांपल के अंदर आपको 10 लाख का बेनिफिट हुआ है। तो इंश्योरेंस आप ले रहे हैं 1 करोड़ का, उसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते हुए आपको मिलना है 50 लाख। अगर इसमें कोई क्वेरी है, आपको कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर मैं लास्ट में शो करूंगा, उसके ऊपर भी आप मुझे बता सकते हैं। और आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए मेरा मोबाइल नंबर 8469071062, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। सो अभी एक उसका एक नीचे एक अलग एग्जांपल मैंने दिया है, इफ द सेम मॉडल इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि इफ द सेम मॉडल इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन द मार्केट, मार्केट के अंदर ऐसा कोई मशीन अवेलेबल नहीं है, then there will be a betterment charges will applicable under insurance applicable and under insurance criteria applicable। यहाँ पे अगर अंडर इंश्योरेंस है तो पहले मैंने जो बताया था आपको शीट, यहाँ पे एक कैलकुलेशन की अंडर इंश्योरेंस का एग्जांपल, उसी तरह से अगर आपका इंश्योरेंस वैल्यू जो है वो 1 करोड़ से कम है, आपने 80 लाख पे परचेस प्राइस के ऊपर मान लो लिया हुआ है, और आज की तारीख में मशीन मिल रही है 1 करोड़ की, तो आपको अंडर इंश्योरेंस के तहत आपको प्रोरेटा बेस चार्ज, यानी उसका चार्ज मिलेगा, और अंडर इंश्योरेंस क्राइटेरिया को कैलकुलेट करते हुए आपको चार्ज मिलेगा और कटेगा। और दूसरी बात, बेटरमेंट चार्ज, अगर मान लो ये मशीन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, आपने जो मशीन का इंश्योरेंस लिया है वो मशीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के कारण ये जो मशीन है ये अपग्रेड हो गई। नई जो मशीन है वो ये मशीन की इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन उससे एडवांस है, उससे बढ़िया आपको वर्क देने वाली है। तो ऐसे टाइम के अंदर आपको जो डिफरेंस रहता है कि आज की तारीख में नई मशीन का वैल्यू 1 करोड़ है, और अगर मान लो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी आप परचेस करने जा रहे हैं तो उसका वैल्यू है 1 करोड़ 20 लाख। तो 1 करोड़ 20 लाख का आपने सम एश्योर्ड अगर ऑप्ट किया हुआ है तो 1 करोड़ 20 लाख माइनस डेप्रिसिएशन, और उसके हिसाब उसके अंदर डेबिट होगा बेटरमेंट चार्ज, यानी बाकी के 20 लाख का जो लिए जो डेप्रिसिएशन कट होता है तो उसका एक बेटरमेंट चार्ट होता है, तो वो चार्ज आपको कटेगा और उसके बाद आपको क्लेम पे हो पाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आप अगर अच्छा टेक्नोलॉजी का मशीन लेना चाहते हैं तो एक बेटरमेंट चार्ज कटवा के आपको ये पूरा नया मशीन नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलेगा। अच्छा दोस्तों, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका 2016 में लिया गया मशीन जो है वो 10 साल का उसका लाइफ था। 5 साल के बाद आपने दूसरा नया मशीन लिया,
जो जिसके अंदर आपको इंश्योरेंस कंपनी ने 50 लाख का क्लेम पे किया, 50 लाख आपने खुद बेयर किया। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बताऊं आपको, आपका जो नया मशीन आएगा ना, उसका जो लाइफ रहेगा स्टैंडर्ड लाइफ, वो अगले 10 साल के लिए हो जाएगा 2020 से। यानी ये मशीन जो नया आएगा उसकी लाइफ पिछले मशीन से 5 साल ज्यादा हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन आगे करता है लेकिन पीछे उसका बेनिफिट भी बढ़ता है। ये चीज आप जरा नोट कीजिएगा, और ना समझ में आए तो मुझे मिलिएगा जरूर। मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि ये क्लेम फायदे का ही फायदे का है। तो ये चीज आप जरा ध्यान में रखिएगा, और ये चीज दिमाग से निकाल ही दीजिएगा कि आपको नया मशीन मिल जाएगा। ये चीज आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। दूसरी बात, वी हैव प्रेजेंटेड एन एग्जाम्पल, ये जो है मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है फॉर जस्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसे आप अन्यथा मत लीजिएगा, और इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ही आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कुछ भी आपको क्वेरी है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप पॉलिसी वर्डिंग भी पढ़ सकते हैं, तो उससे भी आपको पता चल सकेगा कि ये पूरा जो क्लेम प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, और पार्शियल लॉस में या टोटल लॉस के अंदर किस तरह से आपको क्लेम मिलना है। वी नीड टू गेट टुगेदर टू, सीधी सी बात है, मैं आपसे मिलना तो चाहूँगा एक बार। इतना अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का मैंने जो ये कर रहा हूँ कोशिश, तो वो कोशिश का एक पार्ट आप भी बने और मुझे इनवाइट करें। तो मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे एक बार अपॉइंट कीजिए, और अपने रिक्वायरमेंट्स के साथ आपको सर्विस देने का मौका दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। मैं गौरंग रावल, लाइफ चॉइस कंसल्टेंसी से, जो कि रिस्क मैनेजमेंट कंपनी है, और मेरा मोबाइल नंबर है 8469071062 एंड 9725888812। सो ये सब मैंने आपको आज बताया। तो जाते जाते एक चीज, एक सजेशन मैं आपको दूंगा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है, और नई मशीनरी जब तक फिट नहीं होती है, जब तक स्टार्ट नहीं होती है, नई मशीनरी लग के आपको क्लेम पेमेंट नहीं होता है, तब तक आपका बिजनेस लॉस जो भी होता है वो कवर होता है एमएलओपी पॉलिसी में। सो जब आप मशीनरी ब्रेकडाउन पॉलिसी लेते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मशीनरी ब्रेकडाउन पॉलिसी के साथ साथ मशीनरी लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस, यानी कि आपका प्रॉफिट का जो लॉस हो रहा है ना, उसकी भी मुझे चिंता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस मत लीजिए, उसके साथ साथ एमएलओपी भी लीजिए, ताकि मशीनरी ब्रेकडाउन से आपको जो भी लॉस हो रहा है वो मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको देगी ही देगी। लेकिन वो समय के दौरान कई बार कई मशीन को इरेक्शन होते होते महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी लग जाता है, तो वो मशीन ना होने के कारण आपको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। नया बिजनेस जो है वो आप नहीं ले पाएंगे, पुराना जो बिजनेस आपने ले चुके हैं वो पूरा करके उसका ऑर्डर का डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, या दे पाएंगे तो किसी और से आपको करवा के देना पड़ेगा। तो उसके लिए हिसाब से आपको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये लॉस को कवर करने के लिए आप एमएलओपी पॉलिसी कीजिए, ताकि आपका प्रॉफिट का लॉस जो है वो रिकवर किया जा सके। और इसके लिए अगर आपको ज़रूरत है तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं